हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। तो जी आज हम बात करेंगे हमारे डीपीपी 5 जो कि बेस्ड है कंस्ट्रेंट मोशन पे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे इस डीपीपी के, और भाई नहीं किए तो गलती है आप लोगों की, कर लो। मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोलता हूं और आगे भी बोलता रहूंगा कि वो जो मैंने पैटर्न आपको बताया था उस पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन करोगे तो ही सिलेक्शन होगा आप लोगों का। तो ऐसा नहीं कि यार ठीक है यार आज मन नहीं किया डीपीपी सॉल्व करने का, आज तो मुझे किसी के साथ पिक्चर देखने जाना था तो हम भूल गए, है ना। तो ऐसी गलती मत करो, ये चीज नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको जो चीजें दे रखी है वो प्रॉपर्ली आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। कोई बात नहीं की होगी डीपीपी, अब कर लेना, साथ में हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मेरा नाम आशीष कपलेश, पिछले 6 सालों से मैं जेईई एक्सपीरियंस को पढ़ा रहा हूँ। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए फायदेमंद होगा अगर मेरी कही हुई इन बातों को फॉलो करते हुए चलोगे। तो भाई टॉपिक वाइज जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेक श्योर आप उनके नोट्स जरूर बनाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने हाथों से लिखी हुई चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। इसके अलावा डीपीपी सॉल्व करनी है, डीपीपी सॉल्व करने के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डीपीपी को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि हमें नहीं पता था सर, तो पता चल गया, ये रही वेबसाइट, यहां पे जाओ, डीपीपी को डाउनलोड करो, डाउनलोड करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, समस्या, परेशानी अगर आती है तो भाई उसका वीडियो सॉल्यूशन, जैसे अभी मैं बनाने जा रहा हूं ये वीडियो सॉल्यूशन, ऐसे हर डीपीपी के लिए मैं एक वीडियो सॉल्यूशन बनाता हूं। वो वीडियो सॉल्यूशन आप देख लीजिए। वो वीडियो सॉल्यूशन कहां मिलेगा, वो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराता हूं मेरे बच्चे, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं कराता हूं, और ये क्वेश्चंस भी आपको मेरे साथ सॉल्व करने हैं। और इसके अलावा आपको कहीं और कोई सवाल दिखता है तो वो भी सॉल्व करना है। क्वेश्चंस के मामले में कंजूसाई नहीं करनी है, बिल्कुल भी मक्कारी नहीं करनी है हम लोगों को, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन रहते हैं तो वह आप खुद से सॉल्व करो, है ना। तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका डाउट सॉल्विंग सेशन होते रहते हैं, यहाँ पे हमने कंडक्ट कराते रहते हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके टेस्ट सीरीज वाला पार्ट बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही हम आपको हर एक चीज टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रह रहे हैं। बस आपको जो करना है वो ये है कि जो मैं बोल रहा हूं उनको बस फॉलो करते हुए चलो, शिद्दत से पढ़ाई करते हुए चलो, सिलेक्शन 100% है बेटा, ठीक है। तो अभी जो इंपॉर्टेंट है वो है पेन और पेपर, क्योंकि एक सवाल आपके सामने आएगा तो आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, देखना है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं आज का सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन सेज A frictionless pulley of negligible weight। तो एज यू कैन सी हियर इन्होंने बोला है भैया एक पुली जो कि फ्रिक्शनलेस है और इसका वेट भी नेग्लिजिबल है, यानी कि मासलेस है। इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस। ये रहा एक स्प्रिंग बैलेंस, इससे ये पुली सस्पेंडेड है, लटकी हुई है। मास ऑफ 1 kg एंड 5 kg आर टाइड टू द टू एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। आप देख सकते हो मास यहाँ पे 1 kg और 5 kg के है। द masses move due to the gravity and during the motion the reading of the spring balance will be। बेटा यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस का क्या रेट होगा, है ना। अब कैसे करेंगे ऐसे सवालों को सॉल्व, तो बड़ा सिंपल सा फंडा होता है। आपको पता है कि ये जो पुली है ये कैसी है, मासलेस है बेटा। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि कोई जो मासलेस ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी मासलेस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स होता है, किसी भी मासलेस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स होता है वो ऑलवेज 0 होता है। पता है ये बात आपको। मान लीजिए रस्सी के अंदर जो टेंशन डेवलप हो रहा है दैट विल बी योर टी, और रस्सी सेम होने की वजह से टेंशन सेम रहेगा थ्रू आउट द स्ट्रिंग। पूरी रस्सी में टेंशन सेम रहेगा, है ना। तो टी 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 हर जगह टी। ये जो हुक है यहां पे, इस पे कितना फोर्स लगेगा वो हमें देखना पड़ेगा। यहां पे टेंशन आएगा टी डैश, द फोर्स ऑन दिस हुक। इस हुक पे कितना फोर्स आएगा, टी डैश का। पुली क्योंकि मासलेस है तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, है ना। तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है, क्योंकि देखो पुली को अगर हमने देखा तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है टी डैश, नीचे की तरफ यहां पे लग रहा है टेंशन टी, यहां पे भी लग रहा है टी, टी डैश टी टी। इस पे नेट फोर्स 0 है, तो टी डैश माइनस टी शुड बी 0, सो टी डैश शुड बी इक्वल्स टू 2t। क्या बात है, मजा ही आ गया, है ना, मजा ही आ गया भाई। अब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग की बात करें तो रीडिंग जो होती है दैट विल बी गिवन बाय, यहां हुक पे जो फोर्स लग रहा होगा,
रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज गिवन बाय जो फोर्स हुक पे लगता है डिवाइडेड बाय जी। तो यहां पे हुक पे जो फोर्स लगा टी डैश डिवाइडेड बाय जी, ये केजी वेट में आंसर इसका हमें मिल जाएगा बेटा। ठीक है, सो क्या रीडिंग क्या होगी बेटा, हुक पे लगने वाला फोर्स टी डैश डिवाइडेड बाय जी, केजी वेट में हमें आंसर मिलता है, न्यूटन में आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ चलिए भाई, तब क्या मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा कि यहां तक लाके तुम्हें हिंट देके छोड़ दूं? सॉल्व करोगे? करो ट्राई एक बार, देखो क्या आंसर आता है इसका। किया सॉल्व? टेंशन कैसे निकालें सर? टेंशन देखो बेटा, यहां पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 5G, यहां नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 1G, यहां 1G वाला फोर्स, यहां 5G वाला फोर्स लग रहा है, यहां 1G वाला फोर्स, यहां पे 5G वाला फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। बहुत ही शानदार। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, इट विल बी द ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, सो इट विल बी द, यार यहां पे जगह नहीं लग रही मुझे, मैं अगले पेज पे सॉल्व करता हूं, क्यों खामखा हम इतना कचरा करें। सो द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द ड्राइविंग फोर्स divided by total mass, ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। बेटा आप देख सकते हो यहां पे 5G वाला फोर्स बड़ा है, तो 5G वाला क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा, जिसकी वजह से 1 kg वाला बॉक्स ऊपर की तरफ आएगा। 5 kg वाले को वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, 5 kg वाले को नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, जिससे कि 1 kg वाला ऊपर आएगा। 1 kg को ऊपर आने से कौन रोकता है? 1G रोकता है। तो नेट ड्राइविंग फोर्स विल बी 5G माइनस का 1G, 5G माइनस का 1G अपॉन टोटल मास विल बी 5 kg प्लस 1 kg, सो इट विल बी 4G बाय 6। इज इट द एक्सेलरेशन? बिल्कुल सर, यही तो है वो एक्सेलरेशन। बट क्या मुझे एक्सेलरेशन चाहिए था? नहीं नहीं सर, हमें तो टेंशन चाहिए। हमारे जीवन में टेंशन नहीं है, हमें तो टेंशन चाहिए। तो किसी एक की इक्वेशन उठा लो, ये उठाने वाली, t माइनस का 1G इक्वल्स टू 1A, t माइनस 1G इक्वल्स टू 1A। चलिए भाई 1 kg वाले का इक्वेशन लगा देते हैं। ये रहा 1 kg वाला डब्बा, ऊपर की तरफ लग रहा है t, नीचे की तरफ लग रहा है 1G, एंड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यहां पे एक्सेलरेशन a ऊपर की तरफ। सो t माइनस का 1G इज इक्वल्स टू 1A, सो t माइनस का 1G इज इक्वल्स टू a की जगह 4G बाई 6, सो t इक्वल्स टू 1G प्लस 4G बाई 6, सो t विल बी इक्वल्स टू 10 बाई 6G न्यूटन। बेटा ये तो t का वैल्यू मिला मुझे क्या चाहिए? मुझे t नहीं चाहिए सर, मुझे तो t डैश चाहिए। सो यहां पे t dash can be written as 2 times of, t dash can be written as 2 times of, t की जगह पे 10G by 6। क्या मेरे बच्चे ये 10G by 3 बनेगा? बिल्कुल सर, ये 10G by 3 बनेगा। सो t dash का जो वैल्यू आ रहा है, इट विल बी 10G डिवाइडेड बाय 3। t डैश का जो वैल्यू आ रहा है, इट इज इक्वल टू 10G डिवाइडेड बाय 3। t डैश का वैल्यू 10G डिवाइड बाय 3। क्या मुझे ये चाहिए? नहीं, मुझे तो रीडिंग चाहिए थी। तो अब रीडिंग कितनी आएगी फिर? अब इसके इसमें रीडिंग कितनी आएगी? तो रीडिंग आएगी t डैश डिवाइडेड बाय g। बेटा 10G बाय 3 डिवाइड बाय g, 10G बाय 3G, g से g मर जाएगा, एंड योर रीडिंग कम्स आउट बी 10 बाय 3 kg वेट। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। रीडिंग आ रही है 10 बाय 3 kg वेट, जो कि मुझे बी ऑप्शन मिलेगा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। यही तो है फाइनल आंसर। समझ आ रही है बात? छाप लो बेटा। समझ आ रही है? जल्दी से छापते हुए चलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पढ़े आगे? लिख लो सारी बातें लिख लो भाई। एक्सेलरेशन निकाला, टेंशन निकाला, हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, द एंड P एंड Q ऑफ एन अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग। बेटा भावनाएं समझो उसकी, अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग। तो यहां पे ये है P वाला एंड, यहां पे ये है Q वाला एंड,
P वाला एंड नीचे की तरफ खींचा जा रहा है और ये नीचे जाएगा u वेलोसिटी से, Q वाले एंड को भी नीचे खींचा जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है u वेलोसिटी से। P और Q दोनों नीचे जा रहे हैं u वेलोसिटी से, तो ये डब्बा कहां जाएगा? ऊपर जाएगा क्या? हां सर बिल्कुल, ये ऊपर जाएगा v वेलोसिटी से, जो मुझे निकालना है। P और Q नीचे जा रहे हैं u वेलोसिटी से, तो m वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, पर वो कितनी वेलोसिटी से जाएगा ये मुझे नहीं पता। सो क्या निकाल पाओगे उसकी स्पीड, अपवर्ड स्पीड? मास m मूव्स अपवर्ड विद द स्पीड, तो ये मास m ऊपर मूव करेगा विद द स्पीड, विद द स्पीड ऑफ, विद द स्पीड ऑफ सॉरी, हो गया सर जी। वेलोसिटी की बातें कर रहे हैं, क्या मैं वर्चुअल वर्क मेथड लगा लूं इसमें? याद करो वर्चुअल वर्क मेथड, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स शुड बी जीरो, सो टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी की बातें कर रहे इसलिए हमने ये कंसीडर किया। पी पॉइंट पे टेंशन कहां लगेगा? पी पॉइंट पे टेंशन होगा सर यहां पे ऊपर की तरफ। क्यू पॉइंट पे टेंशन कहां होगा? क्यू पॉइंट में टेंशन होगा सर यहां ऊपर की तरफ। यहां पे टेंशन टी इधर की तरफ और यहां पे टेंशन टी इधर की तरफ। इन टेंशंस का एक कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ जाएगा दैट इज गिवन बाय टी कॉस थीटा एंड टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। ओहो समझ गए, P के लिए लिखा जाएगा टी वेक्टर डॉट यू वेक्टर, Q के लिए लिखा जाएगा टी वेक्टर डॉट यू वेक्टर, इसके लिए लिखा जाएगा टी डैश वेक्टर डॉट वी वेक्टर शुड बी जीरो। ऊपर की तरफ क्या टेंशन है? टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, तो टी डैश को लिखेंगे 2t cos थीटा। लिख सकता हूं क्या मेरे बच्चे टी डैश को? ऊपर की तरफ टेंशन टी डैश विल बी इक्वल टू टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा, 2t cos थीटा। लिखो जरा, ओहो ये क्या सर एंगल तो 180 डिग्री के बन रहे हैं, यहां पे बना लो। सो माइनस का t इंटू यू, माइनस का t इंटू यू प्लस का 2t cos थीटा इंटू वी कॉस, एंगल कितना बन रहा है? 0। समझ गए बात को? या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे देख लो, टेंशन और वेलोसिटी के बीच का, टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना? थीटा। जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा सॉल्व करो, कोई रोक टोक नहीं है। माइनस का 2tu प्लस का 2tv cos थीटा इक्वल्स टू 0। माइनस का जो ये 2tu है वो उधर चला जाएगा, इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2tv cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 2tu। t से t मरेगा, 2 से 2 मरेगा, v इज इक्वल्स टू u अपॉन cos थीटा। दिस इज द फाइनल आंसर बेटा। v इज इक्वल्स टू u अपॉन cos थीटा इज द फाइनल आंसर, जो कि मुझे मिलेगा बी ऑप्शन में, एंड दिस इज द फाइनल वन बेटा। समझते हो बात को? सिर्फ मैंने t डॉट v किया है बेटा, एक बार इधर देख लिया, एक बार इधर देख लिया। t इधर जा रहा है, इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ t cos थीटा, ये t इधर जा रहा है, इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ t cos थीटा, t cos थीटा, t cos थीटा, 2t cos थीटा, है ना? चलिए भाई, उसके बेसिस पे हमारे आंसर रहेंगे हमारे पास। चलो भाई नोट कर लो जल्दी से, कर लो भैया जल्दी से नोट किया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये देखो, A block of mass m is placed on the inclined plane of inclination 45 degree, तो यहां पे angle of inclination is of 45 डिग्री का। The inclined plane move horizontally with the acceleration of 10 meter per second square as shown in the figure. If the acceleration due to gravity is 10 meter per second square, the block will, क्या होगा बेटा ब्लॉक का? Move upward along the plane, move downward along the plane, be thrown away from the plane and be at rest on the plane. मैंने ऐसा केस आपको पहले भी कराया है, मना मत करना। मैं पहले भी बोल चुका था कि अगर आप इधर इसको एक्सेलरेट कराते हो एंड इट विल बी इक्वल्स टू जी कॉट थीटा, तो ये जो ब्लॉक है बेटा ये क्या करेगा? फ्री फॉल करेगा, ये फ्री फॉल करेगा। इस केस में नॉर्मल का वैल्यू इसके पास 0 हो जाएगा बेटा। अगर ये
वेज जी कॉट थीटा के साथ एक्सेलरेट करता है तो ये बॉक्स यहां पे जो है वो फ्री फॉल कर जाएगा, यानी कि ये कांटेक्ट इनका टूट जाएगा, ये कांटेक्ट टूट जाएगा मतलब नॉर्मल जीरो हो जाएगा। अगर ये हमारे गिवन डाटा इसमें फिट हो गए, अगर हमारे ये गिवन डाटा इसमें फिट हो गए तो ये नॉर्मल जीरो ये एकदम कांटेक्ट तोड़ देगा, यानी कि इट शुड बी थ्रोन अवे फ्रॉम द प्लेन। आओ चेक करते हैं। एक्सेलरेशन कितना 10, जी का वैल्यू कितना 10, हा सर cot 45 1 होता है, सो 10 इक्वल्स टू 10, LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब कि सर इस जगह ऐसा प्रतीत हुआ कि ए का वैल्यू जी cot थीटा ही है। थीटा 45 डिग्री, भैया cot 45 1 होता है, पता चल गया सर कि यहां पे a इक्वल्स टू जी cot थीटा सेटिस्फाई हो रहा है, और अगर a इक्वल्स टू जी cot थीटा सेटिस्फाई हो रहा है तो फ्री फॉल होगा, बी थ्रोन अवे फ्रॉम द प्लेन। रेस्ट पे तो हो ही नहीं सकता सर, रेस्ट की तो बात ही छोड़ दो, यहां पे रेस्ट के लिए तो अलग कंडीशन लगती है। और मूव अपवर्ड, इस केस में ये अपवर्ड मूव नहीं करेगा सर, ना ही ये डाउनवर्ड मूव करेगा। ये अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती तो ये वाला बोल सकते थे हम लोग। अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो बोलते मूव डाउनवर्ड अलोंग द प्लेन, हो सकता था कि वो डाउनवर्ड मूव करे। दैट डिपेंड्स ऑन द फर्दर जो भी हमारे कंडीशंस दे रखी है उन पे डिपेंड करता है ये फिर, है ना। अभी के लिए तो ये जो हमारे पास a इक्वल्स टू जी कॉट थीटा है वो सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये फ्री फॉल करेगा, इन दोनों का कांटेक्ट टूट जाएगा, ये जल्दी से आगे भागेगा और ये नीचे गिर जाएगा, ये जल्दी से आगे भागेगा और ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ भाई छाप लो जल्दी से, छाप लो छाप लो छाप लो छाप लो। हुआ क्या, किया क्या सभी ने? आओ फिर इधर। इन द फिगर मास ऑफ द बोथ ब्लॉक्स आर इक्वल, दोनों ब्लॉक का मास आप देख रहे हो इक्वल है। VA और VB आर द वेलोसिटीज, AA एंड AB आर द एक्सेलरेशंस। तो VA VB स्पीड हो जाएगा, AA AB जो है एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो बेटा बताओ इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं? पहला ऑप्शन B विल लूज कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। Second option, acceleration of A will be equal to acceleration of B. Third option, VB equals to VA cos theta. Fourth option, VB equals to VA upon cos theta. क्या बोलते हो भाई, क्या बोलती है पब्लिक? है सर जी, मुझे जो लगता है वो मैं बताता हूं। टेंशन इधर जा रही है, जाने दो। वेलोसिटी इधर जा रही है, जाने दो। इवन एक्सेलरेशन भी इधर जा रहा है, जाने दो। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, बहुत अच्छी बात। यहां देखो टेंशन ऊपर जा रही है, वेलोसिटी नीचे है, एक्सेलरेशन नीचे है, जाने दो। समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर शुड बी 0। बेटा जो रिलेशन वेलोसिटी का बनेगा वही एक्सेलरेशन का भी बनना है। तो लिखा या T इंटू VB cos थीटा प्लस T इंटू VA cos 180 डिग्री। बोलो सही बात है कि गलत बात है? T VB cos थीटा दोनों के बीच का एंगल थीटा, T VA cos 180 दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। सो T VB cos थीटा माइनस T VA इक्वल्स टू 0। So VB cos theta is equals to VA. So VB is equals to VA upon cos theta. और यही रिलेशन एक्सेलरेशन के लिए भी बनेगा। ठीक है, तो यही रिलेशन मेरे बच्चे सेम रिलेशन एक्सेलरेशन के लिए भी बनने वाला है। तो एक्सेलरेशन ऑफ B is equals to एक्सेलरेशन ऑफ A upon cos theta. तो यार ऐसा एक्सेलरेशन का तो कोई रिलेशन ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है। ऑप्शन तो बोल रहे हैं दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे, पागल है। तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। उसके अलावा और कुछ नहीं है। सिंपली मैंने आपको बता दिया है, वर्चुअल वर्क मेथड लगाओ, उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है कुछ सोचने की। सिंपली तुम्हारे जो भी कंस्ट्रेंट के क्वेश्चंस है सब आराम से सॉल्व हो जाएंगे, तुम्हें सोचने तक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। क्लियर रहेगी बातें? देख लो भाई, जल्दी से छाप लो इसको।
हो गया। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला गया है यहां पे आप देखो एक ब्लॉक जिसका मास m है, इसको एक रस्सी से बांधा गया और इधर से रस्सी खींची गई है। रस्सी को खींचने के लिए v वेलोसिटी से हमने उसको खींचा। तो बताओ भाई डब्बे का ब्लॉक वेलोसिटी कितना होगा, बता पाओगे? अरे यार ये डब्बे से रस्सी को पकड़ गया, ये खींच दिया अपने, है ना। तो v स्पीड से हमने इसको खींचा, तो डब्बा कितनी स्पीड से आएगा? मान लो, मानने में क्या जा रहा है कि डब्बा आ रहा है v डैश से, तो हमें क्या v डैश फाइंड करना पड़ेगा। बिल्कुल फाइंड करना पड़ेगा। लगाओ कंस्ट्रेंट का रिलेशन, देखो क्या आंसर आता। तो लगाते रिलेशन, समीशन ऑफ t वेक्टर डॉट v वेक्टर शुड बी शून्य है ना। देखो जरा, टेंशन t इधर चला, टेंशन t इधर अपोजिट डायरेक्शन में चला और वेलोसिटी इधर अपोजिट डायरेक्शन में चला है। ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। लगाओ रिलेशन, t v डैश कॉस कितना एंगल है 90 माइनस थीटा, t v डैश कॉस 90 माइनस थीटा। वहां लगाओ t v cos 180 डिग्री शुड बी 0। t v डैश cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस का t v शुड बी 0। t v डैश साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू t v, t से t मर जाएगा, v डैश इक्वल्स टू v अपॉन साइन थीटा। v डैश इज इक्वल्स टू v अपॉन साइन थीटा। तो ये ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा? v अपॉन साइन थीटा से मूव करेगा। ये ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा? v अपॉन साइन थीटा की वेलोसिटी से मूव करेगा, जो कि मुझे बी ऑप्शन में मिलता है। तो यही है हमारा सवाल, खत्म हो गया। जल्दी से छाप लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट सभी ने? पक्का? बड़े आगे आ जाओ जी, इसको देखो। If the block B move towards right, ये रहा ब्लॉक B, ये राइट की तरफ मूव कर रहा है with an acceleration of small b, find the net acceleration of the block A। A ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन बताना। अच्छा, अगर आप गौर फरमा के देखें तो आपको एक चीज दिख रही होगी यहां पे कि A वाला जो ब्लॉक है वो B में फंसा हुआ है और वो सिर्फ ऊपर नीचे ही मूव कर पा रहा है ना। लेकिन B वाला क्योंकि इधर चल रहा है, तो जो एक्सेलरेशन B का है वही एक्सेलरेशन A को भी मिलेगा। क्या सोचो ना जरा, तुम एक बस में बैठे हो, है ना, बाइक नहीं चला है, बस में पकड़ के बैठोगे ना, बस में नहीं बैठोगे, ठीक है, हाँ बस में बैठे, बस चल रही है ए एक्सेलरेशन से, तो हम क्या अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे? नहीं ना। बस जा रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो क्या तुम लोग 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलोगे? नहीं ना। तो जब तुम बस में बैठे हो तो जो बस का एक्सेलरेशन वही तुम्हारा भी तो एक्सेलरेशन होगा। ए वाला ब्लॉक बी वाले में फंसा हुआ है, तो भैया ये जितने एक्सेलरेशन से बी वाला हॉरिजॉन्टल में जाएगा उतनी एक्सेलरेशन से ए वाला बी हॉरिजॉन्टल में जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय बी आई कैप। एक्सेलरेशन ऑफ ए अलोंग द वाई एक्सिस मुझे नहीं पता सर, यही तो निकालना है हम लोगों को। ए का एक्सेलरेशन देखो भाई, वर्टिकल में फ्री है ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल में वो फ्री नहीं था। समझो, वर्टिकल में ऊपर नीचे जाने के लिए ये ब्लॉक ए फ्री है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में ये फ्री नहीं था। हॉरिजॉन्टल में फिक्स्ड है और जिस डायरेक्शन में बी जाएगा उसी डायरेक्शन में इसको भी जाना पड़ेगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल में फिक्स कर दिया मैंने। अब वर्टिकल के लिए सॉल्व करते हैं। यहां पे मान लीजिए टेंशन टी है, तो ये भी टेंशन टी, ये भी टेंशन टी, यहां पे टेंशन टी, यहां पे टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी, यहां पे टेंशन टी एंड यहां पे टेंशन टी और इस पे भी टेंशन टी। तो यहां पे कितना होगा? टी डैश। यहां पे कितना होगा? यहां पे सर इसका ही टी कंसीडर कर ले तो वही काफी हो जाएगा। वैसे तो एक नीचे वाला भी है तो टी रूट 2 बनेगा इसका, तो है ना।
एक टी इसका वर्टिकल में, एक टी इसका हॉरिजॉन्टल में, तो आप इसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला ही कंसीडर कर लीजिए, काम बन जाएगा उससे, है ना। तो ब्लॉक बी के ऊपर, ब्लॉक बी के ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो इधर की तरफ है बी वाला, और इधर से जो फोर्स लग रहा है दैट विल बी टी प्लस टी डैश प्लस टी, टी प्लस टी डैश प्लस टी, दैट विल बी योर 4t बेटा। बोलो सही बात है कि नहीं है? टी डैश का वैल्यू क्या 2t के बराबर नहीं होगा? टी डैश क्या ये 2t के बराबर होगा कि नहीं होगा? सोचो ना, क्या ये टी डैश t प्लस टी 2t के बराबर होगा? तो मैंने ये बोला t प्लस टी डैश प्लस टी। सर इस वाले में आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस पुली को देखो तो एक टेंशन t यहां लग रहा है और एक टेंशन t नीचे लग रहा है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि भैया देखो बनना तो वैसे इनका रिजल्टेंट है अंडर रूट ऑफ 2t, लेकिन क्या है ना, ब्लॉक बी सिर्फ हॉरिजॉन्टल में मोशन कर रहा है, ब्लॉक बी सिर्फ हॉरिजॉन्टल में मोशन कर रहा है, इसलिए ना मैं वर्टिकल वाले को नहीं कंसीडर करूंगा उस केस में, इसलिए मैं वर्टिकल वाले को नहीं कंसीडर करूंगा और सिर्फ मैं उसी टी को कंसीडर करूंगा जो हॉरिजॉन्टल में है। इसलिए मैंने इसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला कंसीडर किया, वर्टिकल वाले को मैंने नहीं लिया, ठीक है। इसलिए मैंने इसके सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले को कंसीडर किया बेटा, वर्टिकल वाले को कंसीडर नहीं किया है। समझ के बात को? क्यों? क्योंकि ब्लॉक बी हॉरिजॉन्टल में मोशन कर रहा है, ब्लॉक बी हॉरिजॉन्टल में मोशन कर रहा है। ए को देखो, ए वाला टेंशन ऊपर लग रही है टी, मोशन पता नहीं कहां करेगा सर, मान लो ऊपर ही कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, जो कि मुझे फाइंड करना है। तो समीशन ऑफ टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर शुड बी 0। ये वर्टिकल के लिए सॉल्व कर रहा हूं कहानी में सारी, अभी हॉरिजॉन्टल को तो मैं सॉल्व कर चुका हूं, अब जो भी मैं काम करूंगा वर्टिकल के लिए करूंगा। सो समीशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर शुड बी 0। तो मेरे बच्चे यहां पे देखेंगे तो क्या दिखेगा हम लोगों को, सर ब्लॉक बी के लिए 4t डॉट बी कॉस 180 डिग्री, ऑब्वियसली बात है 4t इधर लग रहा है, b इधर लग रहा है, एंगल बनेगा 180 डिग्री का, ये होगी कहानी। यहां पे देखो प्लस का t इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a अलोंग द y cos 0 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 0 है, इक्वल्स टू 0, माइनस का 4tb प्लस का t इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a अलोंग द y। तो एक्सेलरेशन ऑफ a अलोंग द y इज गिवन बाय 4b, acceleration of A along the y is given by 4b और acceleration of A along the x is given by b। तो overall acceleration of A is given by, so acceleration of A is given by acceleration of A along the x-axis plus acceleration of A along the y-axis, b I cap plus 4b j cap। सोचो जरा, क्या यही आंसर है? x में निकाला b i कैप आया, y में निकाला 4b j कैप आया, ब्लॉक कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब प्लस का j कैप। तो ये मुझे a ऑप्शन में मिल रहा है, देख लो क्या यही आंसर तो नहीं है? ठीक है, तो क्या हुआ बेटा? हुआ कुछ नहीं है सर, बस ऐसा है कि जो ब्लॉक b है ना, इसमें ये a वाला ब्लॉक फंसा हुआ था। अब A वाला ब्लॉक अगर इसमें फंसा हुआ है तो जितने एक्सेलरेशन से B वाला हॉरिजॉन्टल में चलेगा उतने से A को तो चलना ही पड़ेगा हॉरिजॉन्टल में। इसके अलावा वो वर्टिकल में ऊपर नीचे मूव कर सकता है, तो मैंने बोला ऊपर मूव कर रहा है वर्टिकल में, तो मैंने वो निकाल दिया फिर लो। तो हॉरिजॉन्टल में जितना इसका एक्सेलरेशन, इसका भी उतना ही एक्सेलरेशन, और वर्टिकल में निकाला 4b कंस्ट्रेंट मोशन से, तो यहां पे A वाले का एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया b i कैप प्लस 4b j कैप, बस खत्म। और क्या था इसमें? कुछ भी तो नहीं था ना, यही तो बात है। चलो भाई, दिमाग लगाया, सॉल्व करा, आंसर आया। चलो नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हम लोग। किया नोट सभी ने? देख लो ये सारी बातें, हो गया। इधर आओ। ब्लॉक ए मूव्स ऑन एन इंक्लाइन सरफेस PQ ऑफ द ब्लॉक ए, ठीक है। यहां पे ब्लॉक ए मूव कर रहा है एक इंक्लाइन पे, और जो सरफेस PQ है ब्लॉक ए का वो पैरेलल है टू द इंक्लाइन प्लेन। ये रहा ब्लॉक ए, नजर आ रहा है, इसका जो सरफेस PQ है इट इज पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। नाउ
इट इज सेड द रॉड बी रेस्ट ऑन द ब्लॉक ए। रॉड बी दिख गई होगी आप लोगों को, ये ए पे रेस्ट पे है, अभी रेस्ट पे है, ठीक है। ऑल द कॉन्टेक्ट आर स्मूथ, बेटा कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, एकदम स्मूथ कॉन्टेक्ट है यहां पे, है ना। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए इज ए, ब्लॉक ए का जो एक्सेलरेशन होगा वो ए है, एंड आई नो बेटर कि वो इधर ही आएगा। Acceleration of the block A is given by A, then find the acceleration of the rod B, assuming that length of block A is large. बेटा मुझे एक बात बताना, सोचने वाली बात है ना, जरा खुद ही सोच लो, खुद ही दिमाग लगा लो। अगर 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 ये ब्लॉक नीचे की तरफ ऐसे खिसकते हुए आएगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक अपनी जगह से हिलेगा कि नहीं हिलेगा? फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्मूथ है, एकदम स्मूथ है, तो अपनी जगह पे रहेगा, ये फिसलता रहेगा, 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 फिसलता रहेगा। वेज कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है बेटा ये। मैंने बोला था कि इन दोनों के बीच का कांटेक्ट कभी जीरो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ u है, मान लो, मानने में क्या जा रहा तुम्हारा, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा गिवन बाय u cos थीटा, लेकिन इस a का कोई कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस है क्या? इस ए का कोई कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस है क्या? नहीं है ना, नहीं है सर। ये नीचे आएगा फ्री फॉल करते हुए, मैंने बोल दिया, तो इट विल बी जी कॉस थीटा। बेटा क्या बोला गया है कि सारे यहां पे जो कांटेक्ट होंगे, है ना, ये देखो रॉड बी रेस्ट पे था ऑन द ब्लॉक ए शोन इन फिगर। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज ए, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि यहां पे कंडीशन लगती है कि ये कांटेक्ट लूज नहीं करेंगे, कांटेक्ट लूज नहीं करेंगे, दैट मींस जो इसका एक्सेलरेशन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, किसका? ब्लॉक का। तो ए का एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस कुछ भी नहीं है सर, ये तो अलोंग द इंक्लाइन है इसका, है ना। सिंस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज 0, तो मेरे बच्चे क्या यहां पे जी कॉस थीटा को 0 करेंगे? देखो मैंने आपको बताया था कि वेज कंस्ट्रेंट में हमें चेक करना होता है क्या ये कांटेक्ट ब्रेक हो रहा है। कांटेक्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, और कांटेक्ट ब्रेक तब नहीं होगा जब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस वेलोसिटी बराबर करी जाए। वही कहानी हम एक्सेलरेशन के लिए भी लगा रहे हैं। तो बेटा अब जैसे ही देखो ब्लॉक बी की टेंडेंसी क्या है, वो नीचे ही आ सकता है सर, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों तरफ से इसको हमने फिक्स करके रखा है। तो ब्लॉक बी की टेंडेंसी है कि वो सिर्फ नीचे आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। पहले ये रेस्ट पे था, उसके बाद जैसे मान लो ये फिसल के नीचे हो गया, अब ये नीचे आने की कोशिश करेगा, सोचना जरा, ठीक है। तो इसका मैंने कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ले लिया, लेकिन ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन कोई भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं है और वो 0 है। तो यहां से भी मैं लिख दूंगा कि जी कॉस थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0, मतलब कि इसका कोई भी एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं है, यानी कि ब्लॉक बी रिमेन्स एट रेस्ट। सिंस ए वाला ब्लॉक, अब देखो ये तो कंडीशन के हिसाब से हमने डिफाइन किया है ना। कंडीशन क्या बोलती है कि सर ये ब्लॉक बी नीचे आना चाहता है, नीचे आना चाहता है, इसका एक्सेलरेशन ए, तो वही इनके परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंपोनेंट जो होता है उसको बराबर करना पड़ता है। भाई ठीक है, जी का कंपोनेंट हमें जी कॉस थीटा मिल गया, लेकिन व्हाट अबाउट दिस ए, ये तो अलोंग द इंक्लाइन है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कोई कंपोनेंट नहीं है, वो 0 है। तो ये जी कॉस थीटा को भी मैंने क्या किया, इसका ये देखो 0 इज व्हाट, 0 इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज 0। तो जी कॉस थीटा को मैंने 0 के बराबर किया। बेटा 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 क्या समझ आ रहा है कि जी कॉस थीटा भी 0 हो गया, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इनका कोई भी कंपोनेंट नहीं है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इनका कोई भी कंपोनेंट नहीं है। अब देखो और चीज समझाता हूं। तो यहां पे पहली चीज तो एक बात समझ आ रही होगी आप लोगों को कि ये ब्लॉक के पास कोई भी एक्सेलरेशन भी नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी शुड बी 0 अगेन। बी का एक्सेलरेशन 0 है, दैट मींस इसकी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी कांस्टेंट होगी, 0 है, दैट मींस इसकी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी कांस्टेंट होगी, 0 है, दैट मींस इसकी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी कांस्टेंट होगी, 0 है, दैट मींस इसकी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी कांस्टेंट होगी, 0 है, दैट मींस इसकी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी कांस्टेंट होगी, 0 है, दैट मींस इसकी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी कांस्टेंट होगी, 0 है, दैट मींस इसकी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी कांस्टेंट होगी, 0 है, दैट मींस इसकी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी कांस्टेंट होगी, 0 है, दैट मींस इसकी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी कांस्टेंट होगी, 0 है, दैट मींस इसकी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी कांस्टेंट होगी, 0 है, दैट मींस इसकी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी कांस्टेंट होगी,
वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी कांस्टेंट होगी। इनिशियली ब्लॉक बी जो रॉड बी था वो रेस्ट पे था, तो ब्लॉक बी हमेशा ही क्या करेगा बेटे, रेस्ट पे रहेगा। तो इतना भी नहीं सोचना, उसने तो आपसे सिर्फ एक्सेलरेशन मांगा था, आपने एक्सेलरेशन निकाल के दे दिया, दैट विल बी योर 0, और यही है फाइनल आंसर फॉर दिस। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए परपेंडिकुलर टू द सरफेस 0 है, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताया था। दूसरी चीज कॉमन सेंस वाली बात ये है कि अगर ये रेस्ट पे है और ये बहुत सारी सरफेसेस, जितनी भी सरफेसेस है वो सारी अगर स्मूथ है, तो ये ए वाला जो ब्लॉक है फिसलता रहेगा, फिसलता रहेगा, फिसलता रहेगा। बी वाले को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बी वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेस्ट पे ही रहेगा बेटा। ये फिसल रहा है, फिसल रहा है, फिसल रहा है, क्योंकि पहले भी ऐसा था, थोड़ा सा आगे आएगा, अभी भी ऐसा है, थोड़ा सा ब्लॉक ए आगे खिसकेगा, अभी भी ऐसे ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। आप समझ लो बात को, ये ब्लॉक बी रेस्ट पे है, ब्लॉक ए ऐसे था, समझना बात को, फिसला 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 फिसला, क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं सर। फिर से और स्लाइड हुआ, स्लाइड हुआ, स्लाइड हुआ, स्लाइड हुआ, क्या कोई फर्क पड़ रहा है? ब्लॉक ए फिसलता जा रहा है, पर क्या ब्लॉक बी मूव कर पा रहा है उसकी वजह से? नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि सारी सरफेसेस स्मूथ है। बट सर जब ब्लॉक ए कंप्लीट हो जाएगा, जब ब्लॉक ए कंप्लीटली नीचे आएगा, तब तो ये नीचे गिरेगा। मेरे बच्चे, इन्होंने बोला है लेंथ ऑफ ब्लॉक ए इज लार्ज। सोच लो, बड़ा लंबा सा कोई बॉक्स है, अब वो फिसलता जा रहा है, फिसलता जा रहा है, तो ब्लॉक बी बेचारा क्या करेगा? बोलेगा यार क्या है ये है, मैं तब से अपनी जगह पे खड़ा हूं, ये फिसलता जा रहा है, नीचे से फिसलता जा रहा है, फिसलता जा रहा है, फिसलता जा रहा है। तो ब्लॉक बी रेस्ट पे ही रहेगा, वो नहीं मूव होने वाला। हां, अगर यहां पे फ्रिक्शन होता तो बात अलग थी, फ्रिक्शन होता तो बात अलग थी, है ना, या इनका कोई वर्टिकल में मोशन हो रहा होता तो बात अलग थी, बट ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैं बोलूंगा कि इनका जो एक्सेलरेशन है ब्लॉक बी का वो 0 रहेगा। तो दिस इज योर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो 0 है, तो यहां पे भी हम बोलेंगे ब्लॉक बी नहीं मूव करेगा। क्लियर है ये बातें? वेज कंस्ट्रेंट में आपको ऐसे ही देखना है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस वाले कंपोनेंट्स को बराबर कर देना, तो काम बन जाएगा उससे। छाप लो भाई जल्दी से इसको। हो गया, बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, इन द फिगर शोन ब्लॉक ए एंड बी मूव विद द वेलोसिटीज v1 एंड v2 along the horizontal direction as you can see here. फाइंड द रेशियो ऑफ v1 एंड v2। बेटा v1 और v2 का रेशियो बताना है हम लोगों को। बता पाएंगे v1 v2 का रेशियो? बता पाएंगे क्या v1 v2 का रेशियो? बिल्कुल बता पाएंगे सर। देखो ना, यहां पे टेंशन T, इधर वेलोसिटी v1, यहां पे टेंशन T, इधर वेलोसिटी v2। बेटा T का और v1 के बीच में एक रिलेशन आ रहा है, आपको दिख रहा होगा वो, है ना। तो यहां पे लिखूं क्या? T v1 cos θ1 इक्वल्स टू T v2 cos θ2 की साइन में। बोलो, कंपोनेंट कर लें, ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें भी, है ना, फीलिंग गुड सर। सो यहां पे T का कंपोनेंट T cos θ1, क्या वो v1 की साइड आ रहा है? हाँ सर। यहां पे T का कंपोनेंट T cos θ2, क्या वो अपोजिट आ रहा है? हाँ सर। चलो भाई, वेलोसिटी की बातें कर रहे हैं हम, कंस्ट्रेंट का रिलेशन लगा देते हैं, समेशन ऑफ T वेक्टर डॉट V वेक्टर शुड बी 0। बेटा यहां पे सॉल्व किया, T cos θ1 इंटू V1, एंगल 0 ये, cos 0 लगा दूं, cos 0 डिग्री, प्लस का T cos θ2 इंटू V2 should be equals to 0। ओहो, माइनस का 1 आएगा बेटा यहाँ पे, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। माइनस का 1 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे एंगल आप देख सकते हो बेटा कितना बन रही है, 180 डिग्री का। सो T cos θ1 V1 माइनस T cos θ2 V2 शुड बी 0। ये माइनस का 1 कहां से आया? cos 180 डिग्री से आया। ठीक है, माइनस का 1 कहां से आया? cos 180 डिग्री से आया। तो सॉल्व करा तो cos θ1 V1 इज इक्वल्स टू V2 cos θ2। मेरे बच्चे, V1 और V2 का रिलेशन cos θ2 अपॉन cos θ1 हो जाएगा। तो cos θ2 डिवाइड बाय cos θ1 गिवन द ऑप्शन सी, यही तो है फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात? अरे कोई समस्या तो नहीं है,
सब बढ़िया है ना, खैरियत है ना सब? चलो भाई छाप लो जल्दी से इसको। फिर मैं क्या बोल रहा हूं आपको, सवाल आएगा, शॉर्टकट से आंसर बताना। हो गया, बढ़े आगे, पक्का? लो भाई करो इसको सॉल्व। इन द सेटअप शोन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। सी ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, सी ब्लॉक का एक्सेलरेशन। हो गया सर जी, मैंने माना क्या कि यहां पे टेंशन ले लीजिए 2t। ऐसा क्यों? देखो बेटा क्या होता है ना, 2t लोगे ना तो यहां पे भी टेंशन कितना आएगा 2t। अब यहां पे टेंशन 2t तो यहां पे टेंशन कितना आएगा t, और यहां पे भी टेंशन कितना आएगा t। सही है ना, समझदारी वाली बात कर दी ना हम लोगों ने। अभी तुम यहां पे t ले लेते तो यहां t/2 t/2, अरे यार अपॉन 2 थोड़ा गंदा सा लगता है हम लोगों को, है ना, इसलिए हमने क्या किया 2t t और t। अब पॉइंट यह है कि सी ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम दिस डायरेक्शन क्या होगी। तो यार डायरेक्शन का पता नहीं है, क्या करूं सर मैं? सोच लो, मान लो कि सी का एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ ही हो रहा है। मान लिया, मानने में क्या जा रहा है? देखो अगर हमने सही सोचा होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर हमने गलत सोचा होगा तो आंसर में नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने सही सोचा कि सी का एक्सेलरेशन ऊपर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर मैंने गलत डायरेक्शन ली होगी तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। खुद ब खुद देख लेना भाई तुम लोग। बात एक्सेलरेशन की हो रही है, समीशन ऑफ टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर शुड बी 0। लो लगाओ भैया यहां पे। सो 2t इंटू 2 cos 180 डिग्री, बहुत ही शानदार, प्लस यहां पे देखा 180 डिग्री बनता है ना। इधर देखो इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऊपर, ये भी ऊपर, तो इट विल बी योर t इंटू 1 cos 0 डिग्री, वहां पे t इंटू एक्सेलरेशन ऑफ c cos 0 डिग्री। देखो बेटा मैंने अभी यहां पे क्या ले लिया है कि एक्सेलरेशन भी ऊपर है, टेंशन भी ऊपर है। अगर मेरा डायरेक्शन सही होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज आंसर नेगेटिव आ जाएगा। सो माइनस का 4t प्लस का t इंटू ए सी इक्वल टू 0, माइनस का 3t प्लस का t इंटू ए सी इक्वल टू 0। तो ए सी इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो मेरे बच्चे क्या ये माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो एसी बनता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन क्या ली थी? ऊपर की तरफ, तो लो भाई ऊपर की तरफ। मेरा आंसर पॉजिटिव आया, मतलब जो मैंने सोचा था वो सही सोचा था। अगर मेरा आंसर यहां पे माइनस आ जाता तो डायरेक्शन जो हमने ली थी वो मतलब गलत थी। अब एक काम करना, खुद से ट्राई करना और उसमें एक्सेलरेशन ऑफ सी को नीचे की तरफ सोचना। अगर आप एसी नीचे लोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में होगा, तो आंसर आपका माइनस में आएगा फिर। ठीक है, अगर आपने एक्सेलरेशन गलत डायरेक्शन में ले लिया तो आपके आंसर में माइनस आ जाएगा, और ये माइनस ये शो करता है कि आपने डायरेक्शन गलत ली है, उसका अपोजिट, दैट विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट मेरे बच्चे। तो छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? पक्का? सच में? आ जाओ भैया आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। In the figure shown, a 5 kg slide without friction on an inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal. Then the acceleration of this mass when it is moving upward. The other mass is of 10 kg. तो बेटा यहाँ पे बोला गया है एक मास है यहाँ पे 5 kg का है, slide without friction on an inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal. Then the acceleration of this mass. इसका acceleration मुझे बताना 5 kg का। When it is moving upward, जब ये ऊपर जा रहा होगा, the other mass is of 10 kg, the pulley are massless and the frictionless. Okay, sir, समझ गए। A का मास 5 kg, B का मास 10 kg दे रखा है। What will be the acceleration of the 5 kg block? ये आपको बताना है। 5 kg वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा? सोचा कुछ? 5 kg वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा? मैंने एक चीज सोची है जो मुझे नहीं पता आपने सोची कि नहीं सोची, बट अगर मैं कहूं कि ये ब्लॉक नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से, लेट अस कंसीडर दिस टू बी ए बी, तो ये 5 kg वाले का एक्सेलरेशन ऊपर आएगा, व्हिच इज गिवन बाय एक्सेलरेशन ऑफ ए। ये बी वाला ब्लॉक कंसीडर कर लीजिए, इसको ए वाला ब्लॉक कंसीडर कर लीजिए। अगर बी का एक्सेलरेशन नीचे होगा तो ए का एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा, और अगर मैंने डायरेक्शन गलत ली होगी तो आंसर में ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा। ठीक है,
चलिए भाई, कंस्ट्रेंट का रिलेशन, दोनों में पहले रिलेशन निकालते, दोनों एक्सेलरेशंस में रिलेशन क्या है, दोनों एक्सेलरेशंस में क्या रिलेशन है मेरे बच्चे। यहां पे टेंशन T, यहां पे टेंशन T, यहां पे भी टेंशन T, तो T डैश विल बी इक्वल्स टू 2T, सो ये भी T डैश इक्वल्स टू 2T ऊपर की तरफ, यहां पे टेंशन T इस डायरेक्शन में जा रहा। देखो जरा, तो T इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A cos 0 डिग्री प्लस T डैश इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B cos 180 डिग्री, सही बात है ना, ये शुड बी 0। यहां पे जिस डायरेक्शन में टेंशन है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इसका वर्क डन पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में टेंशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इस टेंशन का वर्क डन नेगेटिव। सो T इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस T डैश की जगह 2T इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B शुड बी 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ A शुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B। A का जो एक्सेलरेशन होगा वो 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B होगा। समझ गए, बस समझ गए। अब आगे गौर फरमाया तो पता चला कि सर यहां पे तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी 10G माइनस का T डैश इक्वल्स टू 10AB, यहां पे नीचे की तरफ 5G साइन थीटा। ए वाले के लिए इक्वेशन बनाई, सो T माइनस का 5G साइन थीटा इक्वल्स टू 5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A। तो आपके पास दो इक्वेशन है बेटा, एक इक्वेशन ये वाली है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और एक इक्वेशन ये वाली है इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको एक्सेलरेशन ऑफ A निकालना है, आपको एक्सेलरेशन ऑफ A निकालना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ A 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B है, तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ B इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ A डिवाइड बाय 2। सो B का एक्सेलरेशन जो है वो A का एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। B का एक्सेलरेशन A का एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इसको मैं वहां पुट कर देता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। चलाओ, दोनों इक्वेशंस को पहले लिख लेता हूं मैं। T माइनस का 5G साइन 30, T माइनस का 5G साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 5 एक्सेलरेशन ऑफ A। यहां पे 10G माइनस का T डैश, 10G माइनस का T डैश इक्वल्स टू 10 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B। 10G माइनस का 2T इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A डिवाइड बाय 2। 5 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 10G माइनस का 2T इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A। ठीक है सर, इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। T माइनस का 5G साइन 30 बेटा 1/2 होता है इक्वल्स टू 5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A। सो 2T माइनस का 5G इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A। ये है दो इक्वेशंस, इनको आपस में सॉल्व करो। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। चाहो तो यहां से 2T का वैल्यू उठा के पुट कर देना 10G माइनस का 5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A। ये कर सकते हो तुम लोग, यहां से 2T का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दें। हाँ ये कर सकते हैं सर। 2T का वैल्यू 10G माइनस का 5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A, यहां पे 2T पुट कर दें। सो 10G माइनस का 5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस का 5G इज इक्वल्स टू 10A इंटू एक्सेलरेशन। सो 5G इज इक्वल्स टू 15 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A। तो एक्सेलरेशन ऑफ A इक्वल्स टू 5G बाय 15 गिवन बाय G बाय 3। सो A का एक्सेलरेशन बनता है 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भैया G का वैल्यू आप 10 ले लेना, सो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस। G का वैल्यू कितना लोगे? 10 लोगे, तो 10 लेने से 10/3। ओहो, ये तो कुछ और दिखा रहा है भाई। 10/3 क्या होता है? 10/3 क्या होता है? 3.3। तो ये हमें 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 10/3 बोले तो 3.3, सो दिस विल बी योर बी ऑप्शन, 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है हमारा फाइनल आंसर। सो आई थिंक अभी आपको समझ आई होगी बात। पहले छाप लो, मैं दोबारा से समझा दूंगा इसको। छापा सभी ने? पक्का? क्या किया हमने? सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ A और एक्सेलरेशन ऑफ B दोनों में रिलेशन निकाला। रिलेशन आया हमारे पास, तो एक इक्वेशन बनाई हमने 10 kg वाले की, एक इक्वेशन बनाई हमने 5 kg वाले की। इन्हीं इक्वेशंस को मैंने आगे लिखा और एक्सेलरेशन ऑफ B की जगह पे एक्सेलरेशन ऑफ A डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो यहां पे आए हम लोग, देखो बेटा, एक
ए वाले के लिए इक्वेशन ये थी, बी वाले के लिए इक्वेशन ये थी, बी वाले की जगह बी की जगह a/2 करके हमने एक इक्वेशन बनाई। यहां से 2t का वैल्यू हमने उठाया, इस 2t को उठा के हमने यहां पे पुट कर दिया इस इक्वेशन में। सॉल्व करने पे एक्सेलरेशन ऑफ a 10/3 आ रहा है। 10/3 को लिख सकते हैं 3.33333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट विल बी द फाइनल आंसर, जो कि बी ऑप्शन में मिल रहा था। तो इसको भी नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही है बातें, क्या चल रहा है यहां पे सभी को? चले भाई, बहुत ही बेहतरीन। तो यहां पे हमारे सवाल हो जाते हैं समाप्त, और उम्मीद करता हूं कि कंस्ट्रेंट मोशन के सवाल आप लोगों से अभी तक तो बहुत इजीली हो गए होंगे और आगे भी होंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। प्रैक्टिस करनी हमारा काम है, ठीक है। हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा हमारे और क्लियर होते जाएंगे। सो मेक श्योर कि अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई डाउट आता है या आपको डीपीपीस चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जाइए। उसके बाद आपको जाना है IIT JEE में। IIT JEE में जब आप जाएंगे तो यहां पे ऐसे एक भला मानुस आपको दिखेगा जैसे फिजिक्स पढ़ाता है। इसके वॉच नाउ वाले पार्ट पे क्लिक करना इधर, तो आपको एक और पेज दिखेगा जिसमें अगेन उस आदमी की एक बड़ी सी फोटो लगी होगी। फोटो को इग्नोर कर देना और नीचे यहां पे वॉच ऑल वीडियोस पाना। यहां पे आपके सारे लेक्चर्स की वीडियोस, सारी डीपीपीस का पीडीएफ फॉर्मेट में डीपीपी यही अवेलेबल है, और डीपीपी के सॉल्यूशंस, सब कुछ बेटा, सब कुछ यहां पे आपको सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज अरेंज करके रख दिया है। तो आप यहां पे आए, अपने रेस्पेक्टिव वीडियोस देखें, डीपीपी डाउनलोड करें, डीपीपी के सॉल्यूशन देखें, और ये सारी चीजें आपके लिए फ्री रहेगी। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 या 3 लेक्चर देखने के बाद आपसे कहा जाए कि भाई साहब अब सब्सक्रिप्शन ले लो आगे के वीडियो देखने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए अवेलेबल है सारे लेक्चर्स, जितने बार देखना उतने बार देखिए, कोई रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार वेबसाइट पे जरूर विजिट कर लेना, ये आपके लिए बेटर रहेगा। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लेना। वो जो लाल बटन अभी के अभी दबा दो उसको, उसके बगल में जो घंटा है उसको भी बजा देना, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। इसके अलावा अपने दोस्त, भाई बंधु, सगा सहेली सबको जाके बोल दो कि भैया जेई की प्रिपरेशन करनी है तो मैग्नेट ब्रेन्स पे ही आके ज्वाइन करें, क्योंकि यहीं पे आपको प्रिपेयर कराया जाएगा फॉर योर जेई अप टू द एडवांस लेवल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलती हैं, तो अपने दोस्तों तक ये बात जरूर से पहुंचा देना, और सेशन पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो बस इतनी ही बातें हैं यहां तक की सेशन की। इसके बाद से आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला पार्ट शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट हो गया होगा, है ना। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सिलसिला अब हम शुरू करेंगे। तो ओवरऑल चैप्टर से जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। सो मेक श्योर अगले सेशन में आपको प्रेजेंट रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेशंस हैं और क्वेश्चंस भरपूर होंगे वहां पे। तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इवन मेरे लिए तो क्या है, आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है वो, तो उसको मिस बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।